हेलो एमटीएस एस्पिरेंट्स, मेरा नाम है साहिल और ये वीडियो होने वाली है मॉक टेस्ट एनालिसिस वीडियो। और ये मॉक टेस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसी संडे को हुआ था। तो ये एनालिसिस वीडियो होने वाली है इंग्लिश के मॉक टेस्ट की। जो जीके के मॉक टेस्ट की एनालिसिस वीडियो होगी वो कल या फिर परसों आएगी। तो इंग्लिश के मॉक टेस्ट एनालिसिस वीडियो को हम शुरू करते हैं। उससे पहले एक ज़रूरी बात, ये जो मॉक टेस्ट है ये लेटेस्ट एडिक्विटी पैटर्न पे है और ये मैंने क्वेश्चन सिलेक्शन पोस्ट के आंसर की से उठाए हैं। तो आपको अटेम्प्ट करना है तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके उधर जो बायो में आपको मिल जाएगा एक टेलीग्राम आईडी। उधर आप उनको मैसेज करेंगे, वो आपको हमारे डेली टारगेट ग्रुप में ऐड कर देंगे। वहाँ पे आपको ये लेटेस्ट पैटर्न का मॉक टेस्ट मिल जाएगा और जीके का भी मॉक टेस्ट मिल जाएगा, वो भी लेटेस्ट पैटर्न पे है। और अभी तक जितने भी मॉक टेस्ट हुए हैं उन सब का मैंने एनालिसिस अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है। उसकी एक प्लेलिस्ट है जो आपको चैनल पे मिल जाएगी, तो आप देख ले, बहुत हेल्पफुल होगी। और दूसरी बात, मैं वीडियो बनाता हूँ भाई बहुत मेहनत से, प्लीज़ चैनल को लाइक नहीं वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। सॉरी फॉर द डिले। तो हमारा पहला क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ इंसेसेंट। तो मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ख़राब है तो इग्नोर करना। इंसेसेंट इसका मतलब होता है लगातार, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा कंटिन्यूअस। देखो फ्रीक्वेंट मतलब होता है कभी कभी, फ्रीक्वेंटली। तो फ्रीक्वेंट देखो, अब ये इसका सिनोनिम क्यों नहीं है, क्योंकि फ्रीक्वेंट का मतलब होता है बार बार, बट एक कंटिन्यू वे में ना होना, बार बार होना, रुक रुक के होना, कुछ क्षण में होना। सेम उसी प्रकार होता है रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब भी होता है बार बार होना, लगातार नहीं होना। जबकि इंतजार का मतलब होता है लगातार बिना किसी ब्रेक के। तो फ्रीक्वेंट और रिकरिंग और रिपीटेटिव, इन तीनों का मतलब होता है चीज़ें होना बट एक इंटरवल के बाद होना, बार बार होना बट एक इंटरवल, उनमें उनमें एक गैप रहता है। जबकि कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार बिना किसी ब्रेक के। अब इसका एंटोनिम जो हो सकता है वो हो जाएगा एंथरिम, ट्रांजिएंट। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन एकदम क्लासिकल क्वेश्चन है। क्लासिकल इसलिए क्योंकि ये वही है पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट का कॉम्बिनेशन। मतलब देखो यहाँ आ गया पास्ट इंडेफिनिट, तो यहाँ होगा पास्ट परफेक्ट। ये लिटरली उसका क्लासिक कॉम्बो है। बाय द टाइम द रेस्क्यू टीम अराइव्ड, रेस्क्यू टीम जब तक पहुंची वहाँ पे विलेजर्स जो थे वो ऑलरेडी भाग चुके थे, ग्राउंड को छोड़ के गायब हो चुके थे, तो हाइड फ्लेड होगा। ये क्लासिक रूल है, याद रख लेना भाई, कि अगर कहीं पास्ट इंडेफिनिट है तो और अगर दो क्लॉज है तो दूसरा पास्ट परफेक्ट ही होगा। और ऑप्शन से भी समझ में आ रहा है कि पास्ट परफेक्ट ही होगा, तो याद रखना ये, इसे हम थर्ड कंडीशनल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्टली वर्ड। तो देखो थोड़ा टफ वर्ड लग रहा है ना, देखो कुछ नहीं करना है, क्या पढ़ा है पहले पढ़ लो। डिसएम्बिगुएट, अब खुद लिखो डिसएम्बिगुएट, डिसएम्बिगुएट ले, स्पेलिंग सही है। आगे बढ़ते हैं। इनएडवर्टेंटली, इन ऐसे तोड़ तोड़ के लिखो, एडवर्टेंटली, इनएडवर्टेंटली, ये भी सही है। इस पे आ जाते हैं अनइक्विवोकल, 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 ये इक्वल लिखा है, इक्विवोकल होता है, तो यही हमारा इनकरेक्ट स्पेल्ड। और ये तो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम। बस हो गया, थोड़ी प्रैक्टिस, बस ये चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन, द पैनलिस्ट हैव कंसिडर्ड द प्रपोजल, हैड न्यू एविडेंस बीन सबमिटेड। तो कुछ नहीं करना है, द प्रपोजल अपना सब्जेक्ट अब हो जाएगा। द प्रपोजल वुड था, वुड हैव था, तो वुड हैव बीन हो जाएगा। लो, तुरंत हो गया। द प्रपोजल वुड हैव बीन रिकंसिडर्ड बाय द पैनलिस्ट हैड न्यू एविडेंस बीन सबमिटेड। सिंपल। अगला क्वेश्चन, कुछ देखना ही नहीं था यार, यहाँ पे वुड हैव था, वुड हैव बीन होगा। लो, और बाकी कहीं नहीं है। आदित्य एक्सप्लेन्ड दैट ही हैडंट
हैड द टाइम टू प्रिपेयर हिज स्पीच द डे, कुछ नहीं करना, ये सब सेम है। ये देखो हैड नॉट हैड है, तो देखो या तो हैड नॉट हैड है तो या तो ये प्रेजेंट परफेक्ट रहा होगा या फिर ये पास्ट इंडेफिनिट रहा होगा। यही दो होंगे जो इनडायरेक्ट में यही दो रहे होंगे, तभी तो वो इनडायरेक्ट में जाके पास्ट परफेक्ट बनेंगे। पता होगा ना, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट बनता है और पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट बनता है इनडायरेक्ट में। ये आपको पता होगा ना, मैंने इसलिए कहा था क्लास देख लेना और इसलिए मैंने टारगेट में भी ऐड किया था, तो देख लेना बेसिक्स। तो हैव नॉट हैड ये हो सकता है क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। डिड नॉट हैव ये भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है। डिड नॉट हैड नहीं होगा क्योंकि डिड नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो ये तो गया। हैड नॉट हैड हो सकता है, नहीं हो सकता, हो सकता है। अब कुछ नहीं करना है हमको, एक ऑप्शन केवल गया है, तो बस 1 2 और 3। अब देखो द डे बिफोर, यानी और अगर ये इनडायरेक्ट स्पीच में द डे बिफोर है यानी डायरेक्ट स्पीच में ये यस्टरडे रहा होगा। पता है ना, यस्टरडे द डे बिफोर में चेंज होता है इनडायरेक्ट में, तो इसलिए डायरेक्ट में नहीं रहा होगा, डायरेक्ट में वो यस्टरडे रहा होगा। अब बचा ये और ये। Aditya said, I did not have the time to prepare my speech yesterday. Aditya said, I had not had the time to prepare my speech yesterday. अगर मैं सच कहूँ तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं। क्यों? क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का भी इनडायरेक्ट स्पीच पास्ट परफेक्ट होता है और पास्ट परफेक्ट का भी इनडायरेक्ट स्पीच पास्ट परफेक्ट होता है। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा दिमाग लगा के एडिक्विटी वाले आंसर की में इन दोनों में से कोई एक आंसर देंगे। ये क्वेश्चन ही गलत, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत गलतियाँ इन्होंने की हैं। इस पे तो ऑब्जेक्शन उठना चाहिए। क्यों? क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का भी पास्ट परफेक्ट बनता है और पास्ट परफेक्ट का भी पास्ट परफेक्ट बनता है, ये दोनों ऑप्शन सही हैं। इसलिए ये इन दोनों ऑप्शन पे भी जो लगाएंगे उनको नंबर मिलना चाहिए। बाकी जो भी पेपर दिए हो भाई, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो ऑब्जेक्शन लगा दो, नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, डिस्पाइट द टीम्स वेल थॉट स्ट्रेटजी देयर एफर्ट्स लैक कोऑर्डिनेशन एंड कंसिस्टेंसी। अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा जो क्लासिकल एरर होता है वो एरर नहीं है, ना कोई टेंस का एरर है, ना कोई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर है, ना कोई वर्ब का एरर है। यहाँ पे एरर है नाउन का। डिस्पाइट द टीम वेल थॉट स्ट्रेटजी, टीम के वेल थॉट स्ट्रेटजी के बावजूद भी देयर एफर्ट, उनके जो एफर्ट थे, जो उनका एफर्ट मतलब जानते हो ना, मतलब इतना हिंदी नहीं आता मुझे। देयर एफर्ट, उनका एफर्ट लैग कर रहा था। क्या उनका एफर्ट क्या लैग कर रहा था? कोऑर्डिनेशन एंड कंसिस्टेंट नहीं, कोऑर्डिनेट। अब एक चीज़ और बताता हूँ, एंड जो है ये लॉ ऑफ पैरेललिज्म को फॉलो करता है, लॉ ऑफ पैरेललिज्म को फॉलो करता है। यानी इधर जो रहेगा वही इधर भी रहेगा। अगर इधर वर्ब है तो इधर भी वर्ब रहेगा, इधर नाउन है तो इधर भी नाउन रहेगा, इधर अगर एडजेक्टिव है तो इधर भी एडजेक्टिव रहेगा। तो एंड के अगर इधर नाउन है तो इधर भी नाउन होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन एक नाउन है लेकिन कंसिस्टेंट एक नाउन नहीं है, ये एक एडजेक्टिव है। और ये तो अगर ये एक एडजेक्टिव है, क्या कंसिस्टेंट एक एडजेक्टिव है, कोऑर्डिनेशन एक नाउन है, ऐसे कैसे हुआ? तो इसलिए हमको ये भी नाउन बनाना पड़ेगा। तो कंसिस्टेंट का जो नाउन फॉर्म होता है वो होता है कंसिस्टेंसी। तो यहाँ पे एरर इसमें था फोर्थ वाले में कि डिस्पाइट द टीम्स वेल थॉट स्टडी देयर एफर्ट लैग, क्या लैग कर रहा था? कोऑर्डिनेशन एंड कंसिस्टेंसी। तालमेल और कंसिस्टेंसी का मतलब होता है जो एक होता नहीं है कि रेगुलर बेसिस पे किसी चीज़ को करते रहना ही कंसिस्टेंसी कहलाता है। तो कोऑर्डिनेशन एंड कंसिस्टेंसी, टेंसी ना कि कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट एक एडजेक्टिव है, नाउन इधर है तो इधर भी नाउन होना चाहिए, इसलिए कोऑर्डिनेशन के साथ कंसिस्टेंसी लगेगा। अगला क्वेश्चन, तो ये ध्यान रखना, ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। वैसे इतना टफ नहीं था, थोड़ा दिमाग लगाना था। और देखो इन केस मान लो आपको समझ नहीं आ रहा है तो मेरे भाई वही एकदम बेसिक से शुरू करो। डिस्पाइट द टीम्स
टीम के यहाँ पे कोई एरर नहीं है। वेल थॉट स्टडी, इसमें कोई एरर नहीं हो सकता। वेल थॉट एडजेक्टिव हो गया, स्टडी नाउन हो गया। दियर एफर्ट, दियर है प्लूरल है, ओके। एफर्ट्स, उनके जो मेहनत है, एफर्ट्स हैं। लैग कर रहा था, कोऑर्डिनेशन एंड कंसिस्टेंट। तो यहाँ से यहाँ तक कोई एरर ही नहीं है, तो बचा क्या, इसी में कोई एरर होगा। तो थोड़ा सा सोच कर भी कर सकते हो, बट कोई नहीं, सोचने पे ध्यान मत दो भाई, कॉन्फिडेंट रहो और चीज़ों को पढ़ के करना। ये तो बस मैंने ऐसे ही बता दिया। दे लिव्स इन दिस सिटी फॉर 10 ईयर बिफोर दे मूव टू द कंट्री साइड। सिंपल सा एरर है, मूव्ड, और अभी मैंने बताया है अगर कहीं पास्ट इंडिफिनिट दिख जाए तो पास्ट परफेक्ट होगा ही होगा, तो यहाँ पे हैड लिव होगा। और वैसे भी बिफोर आफ्टर के केस में आप याद रखना, बिफोर आफ्टर के केस में हमेशा पास्ट इंडिफिनिट और पास्ट परफेक्ट का कॉम्बो चलता है। तो दे हैड लिव्ड इन दिस सिटी फॉर 10 ईयर बिफोर दे मूव्ड टू द कंट्री साइड। वो इस शहर में 10 साल से भी ज़्यादा रह चुके हैं जो पहले वो जब वो कंट्री साइड को मूव किए। सी सेड दैट, सी द रिपोर्ट बिफोर द डेडलाइन, तो सी सेड पास्ट में ही रहेगा तब ये पूरा, क्योंकि यहाँ सेड है। तो सी सेड दैट सी हैड कंप्लीटेड द रिपोर्ट बिफोर द डेडलाइन। टेनाशियस, इसका मतलब होता है स्टबॉर्न, जिद्दी, ऑब्स्टिनेट, अनयील्डिंग, अनयील्डिंग, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा यील्डिंग। परसिस्टेंट इज कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंट को ही कंसिस्टेंसी बोलते हैं, इसका सिनोनिम होगा। फ्रेजाइल, नाजुक, फर्म, थोड़ा कठोर। अगला क्वेश्चन, द प्रोजेक्ट इज बीइंग इवेल्युएटेड बाय द पैनल। तो द पैनल इज बीइंग है तो वाज क्यों होगा, ये क्यों होगा, ये क्यों होगा, इज ही होगा। द पैनल इज इवेल्युएटिंग द प्रोजेक्ट। अगला क्वेश्चन, द मैनेजर इंसिस्टेड दैट एवरी मेंबर कंप्लीट द सर्वे बिफोर द डेडलाइन एक्सपायर्ड। क्लासिकल एरर वाले क्वेश्चन, सिर्फ टेंस का एरर है। हमेशा याद रखना कि एक बार चेक कर लेना, सबसे पहला जो मिस्टेक आपको एरर में ढूंढना होता है वो ये देखना होता है कि टेंस थ्रू आउट द सेंटेंस सेम है या अलग है। तो यहाँ पे टेंस बदल गया, यहाँ पे पास्ट था, यहाँ पे प्रेजेंट हो गया, ये गलत बात है। पास्ट है तो पास्ट ही रहेगा। तो द मैनेजर इंसिस्टेड दैट एवरी मेंबर कंप्लीटेड द सर्वे बिफोर द डेडलाइन एक्सपायर्ड, तो यहाँ भी पास्ट है, तो दूसरे में एरर है, सिंपल। अगला क्वेश्चन, आई सेड टू हिम दैट डज योर सिस्टर नो फ्रेंच। मैंने उससे कहा क्या आपकी बहन फ्रेंच जानती क्या कर रहा हूँ। आई आस्क्ड, आई टोल्ड, नहीं सेड नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन मार्क आस्क्ड ही होगा। वेदर, हिज सिस्टर, हिज पास्ट में है, सॉरी यहाँ पास्ट में है, तो ये प्रेजेंट में क्यों होगा, पास्ट में होगा, तो ये होगा, ये नहीं। अगला क्वेश्चन, चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड। तो पेडागॉगी, PEDAGOGY, पेडागॉगी सही है। सेफोलॉजी, PSEPHOLOGY, सेफोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ वोटिंग स्टेटिस्टिक्स, जो इलेक्शन की स्टडी करे। और हैगियोग्राफी, HAGIOGRAPHY, हैगियोग्राफी। और सेफोलॉजी देखो दोनों में एक ही अंतर है कि यहाँ पे ए है और डबल यल है, तो इसलिए यही गलत होगा। अगला क्वेश्चन, ऑफ ऑल द एनालिस्ट ऑन द पैनल, जितने भी पैनल पे एनालिस्ट बैठे हुए थे, प्रिया वॉज कंसिडर्ड द इन माइक्रो इकोनॉमिक्स इंटरप्रिटेशन। तो जितने भी एनालिसिस्ट पैनल पे बैठे थे, प्रिया सबसे ज़्यादा क्या थी उन सभी जो एनालिस्ट पैनल पे बैठे थे उनमें प्रिया सबसे ज़्यादा क्या थी। तो देखो सिंपल सी बात है, कुछ ना इतना दिमाग मत लगाना, यहाँ पे आपको बस बेटर बेस्ट में कुछ भरना है। तो देखो कभी मैं बता दे रहा हूँ डबल कंपैरेटिव यहाँ पे है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, इसको हटाओ, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने बताया था डबल कंपैरेटिव डबल सुपरलेटिव नहीं हो सकता। तो इसलिए मोस्ट बेटर ये क्या होता है, मोर बेस्ट ये क्या होता है, बिल्कुल गलत है। अब यहाँ बेस्ट रहेगा या बेटर रहेगा, तो मैं आपको बता दूं कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा आर्टिकल द आता है, तो अगर यहाँ द है तो यहाँ पे बेस्ट होगा, सिंपल। और वैसे भी आप सोचो, यहाँ पे बोला गया है कि प्रिया उस पैनल पे जितने भी एनालिस्ट बैठे थे, प्रिया उन सब में क्या थी, उन सब में बेस्ट थी, सिंपल। अगला क्वेश्चन बता दिया अभी ना कि देखो कोई चीज़ ना समझ में रिपीट करके आप दोबारा देख लो। सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द आता है। अगला क्वेश्चन,
सेंसर ट्रांसमिटेड टेम्परेचर, अब देखो हम ऑप्शन से चलते हैं। 1, सेंसर ट्रांसमिटेड टेम्परेचर डाटा टू कंट्रोल सर्वर, हो सकता है यहाँ से शुरू। 3 से देखते हैं, डाटा लॉग और एनालाइज्ड फॉर एबनॉर्मल फ्लक्चुएशन। कौन से डेटा लॉग और कैसे उनको हमने एनालाइज किया, ऐसा तो हमें बताया नहीं गया है, तो इसलिए यहाँ से शुरू नहीं होगा। और इंजीनियर आइसोलेटेड द सोर्स ऑफ सिग्नल नॉइज, इंजीनियर ने आइसोलेट कर दिया सोर्स ऑफ सिग्नल नॉइज को। कौन से सोर्स और कौन से सिग्नल नॉइज को, वो सिग्नल नॉइज कहाँ से आ रहे थे, कहीं से तो आ रहे होंगे, तो उनके बारे में हमें पहले बताना होगा। तो शायद वो कंट्रोल सर्वर से आ रहे होंगे, क्योंकि देखो कंट्रोल सर्वर ही कोई एक ऐसी चीज़ है जिससे कोई शोर आ सकता है, कोई नॉइज आ सकती है, थोड़ा हमें सोचना होगा, तो इसलिए नहीं होगा। वैसे हम क्लासिकल तरीके से भी कर सकते हैं कि एक एक ऑप्शन को चेक करके रख सकते हैं, और फिर ये तो होगा ही क्योंकि हमने ऑप्शन 1 से शुरू किया था। सेंसर ट्रांसमिटेड टेम्परेचर डाटा टू कंट्रोल सर्वर, ओके, सेंसर ट्रांसमिट करते हैं टेम्परेचर डेटा टू कंट्रोल सर्वर को। और सॉफ्टवेयर पैच वर डिप्लॉयड टू फिक्स एनॉमलीज, कौन से एनॉमलीज को फिक्स करने के लिए सॉफ्टवेयर पैच को डाला गया, तो वो सिग्नल नॉइज को ही शायद, या एबनॉर्मल फ्लक्चुएशन को फिक्स करने के लिए हमने डाला होगा। तो पहले हम प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे कि पहले हम वहाँ पे कुछ समाधान डाल देंगे, पहले हम प्रॉब्लम बताएंगे ना, तो टू इन 3 और 4 से पहले नहीं आ सकता, क्योंकि इसी में प्रॉब्लम बताई गई है, तो 2 इनसे पहले नहीं आ सकता, तो 1 के बाद 2 तो बिल्कुल नहीं होगा, सिंपल। तो बचा क्या, यही ऑप्शन कि सेंसर ट्रांसमिट टेम्परेचर डेटा टू कंट्रोल सर्वर, सेंसर ट्रांसमिट करता है टेम्परेचर डेटा क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, क्या, सर्वर को। और फिर इसके बाद डेटा लॉग, जो डेटा लॉग हैं वर एनालाइज, डेटा लॉग को एनालाइज किया जाता है। लो, डेटा का बात किया गया तो यहाँ पे डेटा से शुरू किया गया। डेटा लॉग वर एनालाइज फॉर एबनॉर्मल फ्लक्चुएशन, एनालाइज किया गया एबनॉर्मल फ्लक्चुएशन के लिए। फिर इंजीनियर ने क्या किया, जो सोर्स था सिग्नल नॉइज का उसे आइसोलेट कर दिया, और फिर उसके बाद वहाँ पे एक समाधान डाला और सॉफ्टवेयर पैच डाल दिया ताकि वहाँ की एनॉमलीज फिक्स हो जाएं, सिंपल। तो 1 3 4 2 होगा। अगला क्वेश्चन, अ पर्सन हु अवॉइड सोसाइटी, जो सोसाइटी को अवॉइड करता है, तो बेसिकली ये OWS जैसा था ही नहीं, आपको बस करेक्ट स्पेलिंग उसका ढूंढना था। तो रेक्ल्यूज होता है जो सोसाइटी में ज़्यादा घुलता मिलता नहीं है, सोसाइटी को अवॉइड करता है। इंट्रोवर्ट टाइप, आई वुड रादर यू गो नाउ देन वेट फॉर द रैन। तो देखो तो ओके, तो अपना ये जो क्वेश्चन है, आई वुड रादर यू, ये क्या हो रहा है, आई वुड रादर यू गो नाउ देन वेट फॉर द ट्रेन। तो देखो यहाँ पे हम सिंपली ऑप्शंस के थ्रू चल सकते हैं। हैड गॉन, गॉन, हैव गॉन, गॉन तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि गॉन कैसे आ जाएगा डायरेक्ट, इससे पहले हैड हैव कुछ होना चाहिए ना। और एक चीज़ याद रखना, वुड रादर, वुड रादर, या सिंपली आप याद रखना कि रादर, इसके साथ हमेशा सिंपल पास्ट आता है, सिंपल पास्ट आता है। तो आई वुड रादर वेंट नाउ देन वेट फॉर द ट्रेन, तो एक्चुअली में रादर देन, RATHER देन, इनके साथ जो वर्ब रहता है वो सिंपल पास्ट का रहता है। तो आई वुड रादर यू वेंट नाउ देन वेट फॉर द ट्रेन, यहाँ हैड गॉन, गॉन या हैव गॉन नहीं होगा। तो ये सिंपल रूल है, रूल याद रखिएगा आप कि रादर देन, तो यहाँ पे सिंपल पास्ट का कोई वर्ब आएगा, और सिंपल पास्ट का वर्ब का फॉर्म V2 होता है, तो यही होगा। अगला क्वेश्चन, इडियम मीनिंग ऑफ थ्रो डाउन द गाउंटलेट। तो थ्रो डाउन द गाउंटलेट का मतलब होता है किसी को चैलेंज करना, इशू अ चैलेंज। अगला क्वेश्चन, द रिवाइज्ड एल्गोरिदम इज देन, यहाँ देखो कंपैरिजन किया गया, द रिवाइज्ड एल्गोरिदम इज देन द प्रीवियस वर्जन रिड्यूसिंग द लोड टाइम बाई हाफ, तो मोर इफिशियंट, सिंपल। वन हु बियॉन्ड रिफॉर्म, जिसे रिफॉर्म ना किया जा सके, जिसे हम सही ना कर सके, करेक्ट ना कर सके, तो इनकॉरिजिबल, इनक्योरेबल जिसे हम क्योर ना कर सके, इनविंसिबल जिसे हम हराया ना जा सके, जो होकर ही रहेगा, और इररेजिस्टिबल जिसे रजिस्ट ना किया जा सके। थैनोस ने कहा था आई एम इनविंसिबल, नहीं 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 नहीं, इनविंसिबल का मतलब होता है जिसे हराया ना जा सके, इनिविटेबल का मतलब होता है जिसे टाला ना जा सके। अगला क्वेश्चन, अब आ गया हमारा क्लोज टेस्ट, इम्पॉर्टेंट।
ओके, आ जाते हैं। वर्ड कन्वे मीनिंग बिकॉज दे आर यूज्ड। मैं पढ़ लेता हूँ ना वीडियो, तब तक मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग को पॉज कर देता हूँ, वरना टाइम ज़्यादा लगेगा। ओके, तो अब पढ़ लिया होगा आपने। देखो, पहले पढ़ लेना चाहिए, एक आइडिया हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। वर्ड कन्वे मीनिंग बिकॉज दे आर यूज्ड इन ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन डिफरेंट फॉर्म। सही बात है। डिफरेंट वर्ड में द सेम थिंग इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। हाँ, अलग अलग शब्दों का अलग अलग भाषाओं में अलग अलग मतलब होता है। तो देखो, मे है एक मोडाल वर्ब है, तो इसके साथ वर्ब आएगा, वो भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो ये सब क्या है? ये सब फालतू चीज़ है, यही होगा। सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन। सेम लैंग्वेज, दिस इज वॉट इज रिफर्ड टू फैमिली रिजेम्बलेंस। इन अदर वर्ड, लैंग्वेज हेल्प अस टू। लैंग्वेज हेल्प करते हैं हमको किस चीज़ में? रियलिटी एंड देन कम्युनिकेट टू अदर। तो लैंग्वेज हमें हेल्प करते हैं क्या करने के लिए? समझने के लिए, क्या? वास्तविकता को। एंड देन कम्युनिकेट टू अदर, और फिर दूसरों से कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं। तो हेल्प अस टू कमेंड, कमेंड नहीं। डिपेंड, डिपेंड करने में नहीं। कॉम्प्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंड मतलब समझने में, समझना। और देख ले, ये एक चीज़ याद रखो, कॉम्प्रीहेंड एक ऐसा वर्ड है जो ज़्यादातर लैंग्वेज से रिलेटेड या समझने से रिलेटेड, किसी की चीज़ को समझना होता है, उससे रिलेटेड होता है। जैसे आपने सुना भैया कॉम्प्रीहेंशन पैसेज, पैसेज को समझकर उसको सॉल्व करना है। तो कॉम्प्रीहेंड का वर्ड ही मतलब ये होता है समझना। तो ये कुछ समझने से रिलेटेड हमेशा रहेगा। और अमेंडमेंट मतलब होता है सुधार करना। तो यहाँ पे होगा इन अदर वर्ड लैंग्वेज हेल्प अस टू कॉम्प्रीहेंड रियलिटी एंड देन कम्युनिकेट इट टू अदर्स। अगला क्वेश्चन। There are tens and thousands of languages in the world and all of them help us एक्सप्रेस आवर सेल्फ। तो दुनिया में हज़ारों, लाखों नहीं, सॉरी, दशकों और हज़ारों लैंग्वेजेस हैं, और वो हम सब वो सारी चीज़ें हमको हेल्प करती हैं क्या? हमें खुद को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करने के लिए। एक्सप्रेस आवर सेल्फ क्या? इफ़ेक्टिवली, सीक्रेटली, छुप छुप के नहीं, लेटली नहीं, रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं। सिंपल सा है, इतना सोचना भी नहीं है, बहुत इजी था। देयर आर 10,000 ऑफ लैंग्वेज इन द वर्ल्ड एंड ऑल ऑफ देम हेल्प अस effectively express ourselves, which in turn give meaning to our life. One mother tongue, किसी एक की जो मदर टंग है, इज फॉर वंस लिटरेरी ग्रोथ। किसी जिसकी भी जो भी मदर टंग है, जैसे आपकी मदर टंग, मेरी मदर टंग अवधी है, तो वो मेरे ग्रोथ में ज़रूरी है। मेरे ग्रोथ का मतलब आसपास लोगों से बात करना, अपना कुछ चीज़ें सीखना, कुछ नई चीज़ें, किसी से अपनी बातें एक्सप्रेस कर जाना। तो ये ज़रूरी है मदर टंग सीखना, इजेंशियल है, अनइम्पॉर्टेंट नहीं। ऑस्पिशियस कोई ओकेसन है क्या जो एकदम अच्छा है? साइलेंट नहीं, इजेंशियल है, इसेंशियल है। फॉर वंस लिटरेरी ग्रोथ, यानी किसी एक की मदर टंग उसके लिटरेरी ग्रोथ के लिए तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर वो ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेट करना चाहता है, जैसे मैं एज अ अवधि, अगर मैं किसी दूसरे, जैसे महाराष्ट्र में या साउथ इंडिया जाके अपनी लैंग्वेज में बात करके लोगों से कम्युनिकेट करना पाऊँगा? नहीं कर पाऊँगा। तो अगर मैं ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँचना चाहता हूँ, देन मुझे अलग अलग लैंग्वेजेस, जिस भी ऑडियंस से मुझे बात करनी है उनकी लैंग्वेज भी सीखनी होगी। देन यू विल हैव टू रीच आउट टू द टारगेट ऑडियंस इन अ लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड। देन यू विल हैव टू रीच आउट टू द टारगेट ऑडियंस। बी टू नहीं होता, हैज़ टू नहीं होता, यू विल हैव टू। वैसे भी यू है, यू के साथ हैज नहीं होगा। हैड इसलिए नहीं होगा क्योंकि पूरा टेंस, पूरा पैराग्राफ देखो पास्ट में है ही नहीं, तो ये क्यों हो जाएगा? ये भी ध्यान देना कि पैराग्राफ किस टेंस में चल रहा है, पास्ट में या परफेक्ट, ओ सॉरी, पास्ट में या प्रेजेंट में या फ्यूचर में। क्योंकि अगर पास्ट में, प्रेजेंट में चल रहा है तो पूरा पैराग्राफ में अगर कहीं भी वर्ब का फिलअप आया तो वो प्रेजेंट में ही भरा जाएगा। पास्ट में पैराग्राफ चल रहा है तो कहीं भी वर्ब का फिलअप आया तो वो पास्ट में ही भरा जाएगा। तो ये भी छोटी छोटी चीज़ याद करना। हैज हैड तो होगा नहीं, हैज इसलिए नहीं होगा क्योंकि यू है, हैड इसलिए नहीं होगा क्योंकि पूरा पैराग्राफ प्रेजेंट में है, और बी क्यों नहीं होगा क्योंकि बी कोई वर्ब थोड़ी ना, और यहाँ पे बी नहीं आएगा। बी तो फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो यहाँ पे हैव बचा वही आएगा। यू विल हैव टू रीच आउट टू द टारगेट ऑडियंस इन अ लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड। और इसी के साथ हमारा मॉक टेस्ट एनालिसिस खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मॉक टेस्ट पूरा देखा करो, देखा करिए। दिस इज़ योर साहिल साइनिंग ऑफ।